बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, हमने सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिस्कस किया, यानी ये डिस्कस किया कि कोर्ट जो भी ऑर्डर, डिग्री या जजमेंट पास कर देता है और उसकी वायलेशन होती है तो जो कंटेम्नर्स है उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है। अब हमारे सामने चंद लीगल क्वेश्चंस हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन ये है कि ट्रायल कहाँ पे होगा। इसको हमने डिस्कस भी किया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग कहाँ पे शुरू की जाएगी या कौन सा कोर्ट कॉम्पिटेंट है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक्शन ले ले, जो कंटेम्नर्स है उसको पनिशमेंट दे दे। तो हमने डिस्कस किया था 1999 SCMR पेज जो है 2215 के जो कोर्ट जो ऑर्डर पास कर देता है और उसकी वायलेशन होती है तो वही कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट है कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करे और वहाँ पर कंटेम्प्ट पिटिशन दायर किया जाए, वही जुरिस्डिक्शन रखता है। और यही डिस्कस किया गया था 1994 MLD पेज जो है 827 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें भी यही डिस्कस किया गया है कि जो ऑर्डर पास कर देता है, मिसाल के तौर पर हम बात कर रहे थे टेम्परेरी इंजंक्शन की, तो जो कंटेम्प्ट पिटिशन दायर किया जाता है ऑर्डर 39 रूल 2C के तहत, तो हम उसी कोर्ट में दायर करेंगे जिसने टेम्परेरी इंजंक्शन का ऑर्डर पास किया है या टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट की है। अब रिस्पांडेंट का जो कौंसल था वो आ गया और उसने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि यहाँ पर एपेलेट कोर्ट ने टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया है और जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है वो ट्रायल कोर्ट में होगा, क्योंकि जो मेन सूट है वो पेंडिंग है, यानी वो अंडर ट्रायल है, लिहाजा जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है वो भी ट्रायल कोर्ट में होगा। और उन्होंने प्रेसिडेंट केस जो पेश की 1990 MLD पेज जो है 773 कराची सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है। और दूसरी जो प्रेसिडेंट केस पेश की वो है 1980 SCMR पेज जो है 89। उन्होंने ये बताया कि चाहे एपेलेट कोर्ट हो, चाहे रिविजनल जुरिस्डिक्शन कोर्ट हो, यानी हाई कोर्ट भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, अगर वो टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट कर देता है और उसकी वायलेशन होती है तो जो एग्जीक्यूशन का काम है वो ट्रायल कोर्ट का है, लिहाजा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो ट्रायल कोर्ट ही में होगा। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो ये था कि नहीं, जिस कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है वहाँ ही कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू होगा, क्योंकि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 में कि कोर्ट जो है वो सुमोटो भी ले सकता है और इंफॉर्मेंट जो है वो इंफॉर्मेशन दे के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करवा सकता है। अब सुमोटो जो लेगा तो उसको पता होगा कि मैंने ऑर्डर पास किया है और उसकी वायलेशन हुई है। अब जिसकी ऑर्डर की वायलेशन हुई है वही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक्शन लेगा ना, यानी जिस कोर्ट ने कोई ऑर्डर या जजमेंट पास की है उसकी वायलेशन हुई है तो उसी को मालूम होगा और जब वायलेशन हो गई तो वही कोर्ट ही एक्शन लेगा। लिहाजा जो अगेंस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है वो इसके मुखालिफ है कि ट्रायल कोर्ट ही इन्फोर्समेंट करेगा इस ऑर्डर का, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन एपेलेट कोर्ट ने टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया था और उधर ही मैंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन दायर की थी, लेकिन उन्होंने वो जो पिटीशन थी वो ट्रांसफ़र कर दी ट्रायल कोर्ट की तरफ और ऑर्डर में ये कहा कि जो ट्रायल कोर्ट है वही ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है डिस्पोज करेगा, उस पर फैसला देगा और वहाँ पर ही ये प्रोसीडिंग चलेगा। और उन्होंने कहा कि अपील में आप जा सकते हो, यानी हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हो रिवीजन दायर करके, क्योंकि रिवीजन ही दायर होगा। मैं इंशाल्लाह वक्त के साथ उसको चैलेंज भी करूंगा अगर मेरे लिए यानी जो लिटिगेशन है वो लंबी ना हो जाए। अगर लंबी हो जाएगी तो मैं चैलेंज नहीं करूंगा, बस छोड़ ही दूंगा। लेकिन मैंने दूसरी जजमेंट भी पेश की थी कि जिसमें इसी तरह सूरत हाल हुई थी कि ट्रायल कोर्ट ने टेम्परेरी इंजंक्शन को खारिज किया था और एपेलेट कोर्ट ने टेम्परेरी इंजंक्शन को ग्रांट किया था और उसकी वायलेशन हुई थी, तो एपेलेट कोर्ट ही में ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन दायर की गई थी ऑर्डर 39 रूल 2C के तहत। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये आ गया कि जब ट्रायल कोर्ट में जो पिटीशन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वो ट्रांसफ़र हो गई तो वहाँ पर मैंने ये कहा कि लोडिंग अनलोडिंग से मना किया गया है, यानी बिजनेस एक्टिविटीज़ को बंद किया गया है। और इसके बावजूद जो कंटेनर्स है, जो रिस्पांडेंट है, वो
ये बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और जो इंजंक्टिव आर्डर है उसकी वायलेशन कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि मैं आपकी प्रेयर को देखता हूं कि जो आपने प्रेयर मांगी थी टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन में, क्या उसमें ये मौजूद है? तो जब उसको पढ़ा गया तो उसमें यह था कि जो रिस्पोंडेंट्स है उसको तामीरात करने से बाज रखा जाए, और दूसरी प्रेयर ये मांगी गई थी कि वो जायदाद मुतदाविया में तामीरात करने कराने, उसकी शक्ल व हसीयत को तब्दील करने कराने, मुद्दान के ख़िलाफ़ कोई भी गैर कानूनी कदम उठाने, या जो साइलिन है उसके ख़िलाफ़ कोई भी गैर कानूनी कदम उठाने से बाज़ व ममनू रखा जाए। और इसके बाद कब्ज़े के बारे में ज़िक्र किया गया है कि दीगर दिगरान को कब्ज़ा मुंतकिल करने कराने से बाज़ रखा जाए, और जो अपनी मलकियत जितलाने से बाज़ व ममनू रहे। ये प्रेयर मांगी गई थी टेम्परेरी इंजंक्शन की पिटीशन में भी, एप्लीकेशन में भी। अब कोर्ट ने यह कहा कि आपने जो बिजनेस एक्टिविटीज़ को मना करना है उसकी प्रेयर नहीं मांगी थी, यानी आपने सिर्फ तामीरात रोकने से कहा था, और टू स्टॉप चेंज द नेचर एंड करेक्टर ऑफ सूट लैंड, के जो शक्ल व हसीयत उसको तब्दील ना किया जाए और इलीगल स्टेप एक्शन ना लिया जाए। जो पिटिशनर्स है यानी जो मुतदाविया प्रॉपर्टी है उसमें इस तरह एक्शन ना लिया जाए जो इलीगल तस्वुर किया जाता है। तो फिर तो मैंने जवाबन ये कहा कि जो अपील मैंने दायर किया था उसमें मैंने कैटेगोरिकली ये प्रे मांगी थी कि कंस्ट्रक्शन को भी स्टॉप किया जाए, और जो अनलोडिंग और लोडिंग ऑपरेशन है, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है, उसको भी स्टॉप किया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि ये नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट डिस्कशन में हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे कि जब इस तरह हल्ती हो जाती है या ये जो इस तरह सूरत हाल है उसको किस तरह डील किया जाएगा या किस तरह प्रेजेंट किया जाएगा।